अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की हम वीडियो में नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट की नेचर किस तरह की होती है। जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर रखती है या लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। न्यूटन ने 1675 में सबसे पहले अपनी एक थ्योरी पेश की जिसे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहा जाता है, जिसमें न्यूटन ने प्रूव किया कि लाइट जो है, न्यूटन ने अपनी थ्योरी पेश की जिसमें न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अब न्यूटन ने पार्टिकल नेचर का कहा, इसी के साथ फिर 3 सालों के बाद 1678 में एक और साइंटिस्ट क्रिस्टियन हाइगेंस आए। उन्होंने अपनी थ्योरी पेश की और उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं बल्कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। अब डिफरेंट लोगों के माइंड में डिफरेंट बातें आने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि वेव लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, फिर कुछ लोग ये समझने लगे कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसी के साथ साथ टाइम गुजरता गया और लोगों के बारे में, जो लाइट के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज होता गया। हमें कैसे पता चलेगा कि कब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है और कब वेव नेचर रखती है? याद रखें, जब भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसी तरीके से पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे या डाइफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जब भी इनमें से कोई भी प्रोसेस हम देखें कि इंटरफेरेंस का हो रहा हो या पोलराइजेशन हो रही हो या डाइफ्रैक्शन हो रही हो, तो ये सारे प्रूव करती हैं कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। ये इस चीज के बारे में बताते हैं प्रोसेस के लाइट जो है वो वेव नेचर है। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट आ गया। इसी तरीके से पेयर प्रोडक्शन, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। अब इन तमाम प्रोसेस के बाद 1801 में एक और साइंटिस्ट थॉमस यंग, जिन्होंने प्रूव करके बताया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। मतलब लाइट जो है उसमें इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है जो इस बात को प्रूव करता है कि लाइट जो है वो आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में ट्रेवल कर रही है और लाइट जो है वो आपके पास वेव नेचर रखती है। इसमें क्या बताया गया? सबसे पहले इन 1801 द इंग्लिश फिजिक्स थॉमस यंग, 1801 में सबसे पहले इंग्लिश फिजिक्स थॉमस यंग ने प्रूव किया, प्रूव डेट 1801 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसमें क्या किया थॉमस यंग ने? थॉमस यंग ने इसमें 2 स्लिट्स ली। इस तरीके से एक स्लिट थी, उसमें होल किए 2, बिल्कुल बारीक से होल किए और उसमें एक स्क्रीन लगाई गई, दूसरी जानिब एक स्क्रीन लगाई। अब ये क्या प्रोसेस किए गए? यहाँ पर एक लाइट सोर्स यूज की गई। अब लाइट सोर्स क्या होती है? लाइट सोर्स यहाँ पर जो यूज की गई है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई है। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है? मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ रखती हो, मतलब कि उसका सिंगल कलर हो। ऐसी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट कहा जाता है। ये लाइट रेज जब यहाँ से इंटर होंगी
इस पूरी स्लिट में से एंटर होने के बाद यहाँ पर जब आपको स्क्रीन में मिलेंगी डिफरेंट प्रोसेस होते हुए नजर आएंगे आपको, और आप देखेंगे कि कहीं पर डार्क फ्रिंज बन रहे, कहीं पर डार्क फ्रिंज बन रहे होंगे। ये जहां जहां ब्लैक मार्कर से मैंने नोट डाउन किया है, याद रखें कि यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस हो रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं। अब इस बात को समझना होगा कि ये डार्क फ्रिंजेस बनने का क्या मतलब है। अब डार्क फ्रिंजेस है और फिर जाओ हमारे पास रेड मार्कर से शो हो रही है ये वाली स्पेस जितनी भी है, ये आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस को शो कर रही है कि यहाँ पर आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं। अब ये डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस कब बनते हैं, इसमें हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझना होगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या चीज है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट रेज होती है और वो ट्रेवल करती है, आपस में सुपरपोज करती है, उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI मैंने लिखा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इस दोनों बातों को समझना होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या मुराद है। याद रखें, जब भी लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, दूसरी लाइट रे आती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक लाइट रे ट्रेवल कर रही थी और दूसरी लाइट रे भी ट्रेवल कर रही है। अगर वो ट्रेवल करते हुए इस तरीके से सुपरपोज हो कि उनका जो क्रेस्ट पार्ट है, याद रखें कि क्रेस्ट क्या होता है, वेव का जो अपर पार्ट है वो आपके पास क्रेस्ट कहलाता है और जो लोअर पार्ट है वो आपके पास ट्रफ कहलाता है। जब दो वेव्स लाइट रेज जो है वो आपस में इस तरीके से सुपरपोज हो कि वो आपस में कंबाइन हो जाए, मिल जाए, और मिलने के बाद उनकी जो वेव है उसके एम्पलीट्यूड में इजाफा हो जाए, तो वो आपके पास कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कंस्ट्रक्शन से निकला है। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बिल्ड करना, किसी चीज को बनाना। जब दो वेव आपस में इस तरीके से सुपरपोज होंगे कि क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ मिलेगा, तो उनके रिजल्टेंट के तौर पे आपके पास एक न्यू वेव जनरेट होगी जिसका एम्पलीट्यूड उन दोनों के रिजल्टेंट से ग्रेटर होगा, तो आपके पास ऐसा प्रोसेस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी दो लाइट रेज ट्रेवल कर रही होती है सेम डायरेक्शन में, लेकिन इसमें ट्रेवल किस तरीके से करती है और किस तरीके से सुपरपोज होती है आपस में, इस तरीके से ट्रेवल करते हुए एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे वेव का ट्रफ, एक का ट्रफ और दूसरी वेव का क्रेस्ट। जब इस तरीके से कोई भी लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है कि एक के साथ क्रेस्ट और दूसरे के साथ ट्रफ आपस में सुपरपोज होते हैं, तो ये फेनोमेना कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो थॉमस यंग ने बताया कि जो प्रोसेस इसमें हो रहा था, उसने स्लेट्स के जरिए मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब यहाँ से एंटर करवाया, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर लाइट रेज को हम चेक करना चाह रहे हैं। और एक बात ये भी याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल पार्ट होगा, कोई भी वेव का जो सेंट्रल पार्ट है, फॉर एग्जांपल के तौर पर यही पार्ट, आपके पास हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज कहलाती है, यहाँ पे मैक्सिमम है आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस। इसके साथ साथ ये ऊपर फिर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गया, फिर ऊपर आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आ गए। इसी तरीके से अगर हम ये चेक करना चाहें, किसी एक पॉइंट को कंसीडर करना चाहें कि वहां पर चेक करें कि क्या प्रोसेस हो रहा है, तो उसको देखने के लिए हमने देखा कि किस तरीके से लाइट रे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ से इंटर होती है, एक लाइट रे आती है और इस पॉइंट पर आकर मर्ज होती है। इसी तरीके से सेकेंड लाइट रे इंटर होती है और इस पॉइंट पर आकर मर्ज हो जाती है। अब एक रे को हमने R1 का नेम दिया, दूसरी रे जो है वो हमारे पास R2 आ गई। इस स्लिट से S1, या आपके पास जो स्लिट है S1 और दूसरी जो स्लिट है वो आपके पास S2 आ गई। इन दो स्लिट्स के दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा कम होता है, मिलीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, और मिलीमीटर में तकरीबन ये लाइट की वेवलेंथ के बराबर होता है, और लाइट की वेवलेंथ होती है एक्सपोनेंट -7 के बराबर होती है। इनके दरमियान बिल्कुल नैरो स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा कम फासला होता है, इतना कम कि एक्सपोनेंट -7 मिलीमीटर के बराबर लिया जा रहा होता है। और इस स्लिट्स के दरमियान के फासले को स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से स्लिट और स्क्रीन के दरमियान जो फासला है, इस फासले को
एल से डिनोट किया जाता है, और ये वाला फासला ज़्यादा होता है और इस फासले को मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। ये वाला फासला स्लिट्स के दरमियान का जो फासला होता है वो मिलीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है, और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का जो फासला है वो आपके पास मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, बार बार यूज होगा, पाथ डिफरेंस। इसको मेजरमेंट करने के लिए हमें पाथ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है पाथ डिफरेंस और किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। इस चीज़ को हम समझेंगे, पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या मतलब पाथ डिफरेंस का? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लाइट रे ट्रेवल कर रही होती है, इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, और दूसरी लाइट रे भी ट्रेवल करे इसी तरीके से। अब इन दोनों की जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम पॉइंट पे एंडिंग हुई है, आगे ट्रेवल नहीं हुई। अगर रे 1 को देखें, इसी तरीके से रे 2 को देखें, दोनों जो है वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, दोनों एक जगह पे स्टॉप हो रही हैं, तो इनके दरमियान जीरो पाथ डिफरेंस है, मतलब कि जीरो लैम्डा है, कोई भी लाइट कोई भी वेव दूसरे से आगे ट्रेवल नहीं कर रही। इसी तरीके से अगर दूसरे प्रोसेस में हम देखें कि एक वेव जो है वो आपके पास ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव जो है वो भी इसी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब देखें ये वाली जो फर्स्ट रे थी वो तो यहाँ से ट्रेवल हुई और यहाँ से R2 दोनों सेम पॉइंट से ट्रेवल की, और दोनों ट्रेवल करते करते जो आपके पास ये वाली रे है फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ आके स्टॉप हो जाती है, फिर लेकिन जो सेकंड रे है वो क्रेस्ट और ट्रफ फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ तक वो ट्रेवल करती है, यहाँ तक पहुँचती है, तो आप पूरी एक वेव कंप्लीट हो गई। तो कितना आगे गई है आपके पास रे? 1 लैम्डा आगे गई है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट माइंड में होगा। ये लैम्डा जो है वो आपके पास क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। एक पूरी कंप्लीट वेव कंप्लीट आगे हुई है, तो ये आपके पास कितना आगे है? 1 लैम्डा आगे है। इसी तरीके से अगर सेकंड को देखें वो आपके पास 2 लैम्डा आगे होगी। तो याद रखें जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जाती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो m लैम्डा के बराबर होता है। m जो है वो 0, 1, 2, 3 ऑर्डर में कंसीडर किया जाएगा। m जो है यहाँ पर अगर नोट डाउन करें कि m जो है वो आपके पास 0, 1, 2, 3 इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। आपके पास m जो है वो तरतीब से इसी तरीके से कंसीडर किया जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी इसी तरीके से लाइट रे जो होती है वो ट्रेवल करती हैं, और फॉर एग्जांपल के तौर पे सेकंड रे जो है वो भी ट्रेवल कर रही है। अब सेकंड रे जो है वो भी ट्रेवल कर रही है। आप देखें इस ये जो R1 है वो ट्रेवल करते हुए यहाँ आकर स्टॉप हो गई, लेकिन जो R2 है वो ट्रेवल करते करते उसने हाफ लैम्डा आगे डिस्प्लेसमेंट कवर की है। जो पाथ डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो हाफ लैम्डा आगे उसने ट्रेवल किया है। यहाँ तक से लेके यहाँ तक देखें तो हाफ लैम्डा ट्रेवल किए। इसी तरीके से सेकंड को देखेंगे तो वो इस तरीके से फॉर एग्जांपल के तौर पे यही सेकंड में बना लें तो वो कंप्लीट 1 लैम्डा, और फिर उससे आगे भी आपके पास कितना गए? हाफ लैम्डा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव होती है वो किस तरीके से ट्रेवल करती है? वो ट्रेवल करती है m प्लस हाफ लैम्डा। अब ये किस तरीके से आया, इस बात को समझे कि ये आपके पास एक m जो है वो तो इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा, 1 लैम्डा कंप्लीट, और दूसरा जो है वो आपके पास हाफ लैम्डा आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास 1 लैम्डा कंप्लीट फिर सेकंड लैम्डा, पाथ डिफरेंस जो आ रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हाफ लैम्डा का आ रहा है, तो ये आपके पास m लैम्डा। तो उसी तरीके से यहाँ से अगर लैम्डा को कॉमन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? m प्लस हाफ और फिर लैम्डा आ जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो है वो m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है। अब अगर हम देखें इसमें पाथ डिफरेंस कितना है, क्या R1 और R2 जो है वो सेम है? आप देखेंगे नहीं, बल्कि कहेंगे कि जो R1 है या R1 जो है वो
ज़्यादा आगे तक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है R2 के मुकाबले में R1 ने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की है। कितनी आगे ट्रेवल की है, यहाँ से इसका पाथ बना लें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास R1 है उसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो हम यहाँ पर अगर इसको पाथ डिफरेंस को मेजरमेंट करना चाहें, सबसे पहले पाथ डिफरेंस का देखें कि पहला जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास किससे बराबर लिया जाएगा, जो ग्रेटर है उससे। तो ग्रेटर कौन सी थी, R1 माइनस R2 लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पॉइंट को P का नेम दिया हुआ है तो अगेन पाथ डिफरेंस को मजीद किस तरीके से लिख सकते हैं, ये S1 है, S1P, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक S2P, तो कौन सी ग्रेटर है, S1P ज़्यादा है तो S1P माइनस S2P लिखा जाएगा। इस तरीके से भी पार्ट डिफरेंस को लिखा जा सकता है। इसी तरीके से एक और तरीका आपके पास जो पार्ट डिफरेंस ज़्यादा कवर हुआ है, फॉर एग्जांपल के तौर पर इस पॉइंट को हम अलग नेम दे दें, कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको O का नेम दे दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो O है। अब इसने कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो पार्ट डिफरेंस किस तरीके से लिखा जा सकता है, आपके पास S1O लिखा जाएगा। S1O तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल किया है। अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें और एक्चुअल फार्मूला चेक करना चाहें कि क्या हो, अगर ये देखें ये आपके पास ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल की शेप बन रही है इस तरीके से। अब इसके साइडेड क्या है, आपके पास S1O और यहाँ पर आपके पास S2 मौजूद है। अब यहाँ पर आपके पास इसको अगर देखें तो यहाँ पर कंप्लीट अगर इसी तरीके से बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास यहाँ पर तकरीबन 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ से एंगल को मेजरमेंट किया जाएगा कि एंगल है यहाँ पर थीटा जो मौजूद है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल के सामने वाली साइड को चेक करेंगे। जब भी ट्राइंगल की बात की जाती है कि एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है, इसी तरीके से जो लॉन्गेस्ट साइड होती है परपेंडिकुलर के सामने जहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, तो याद रखें ये आपके पास जो साइड है एंगल के सामने वाली ये है आपके पास परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेन्यूज, और एंगल के साथ वाली साइड क्या कहलाती है, हमारे पास बेस कहलाती है। अगर हम इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, तो पार्ट डिफरेंस इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल। अब अगर हम निकालना चाहें साइन थीटा के फॉर्मूले से कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, लाइन याद होगी आप लोगों को, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, इस तरीके से हम फंक्शन को चेक कर सकते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, S1 से लेके O तक का फासला है, S1 से लेके O तक का फासला, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हमने यहाँ से किससे डिनोट किया हुआ है, D से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D। तो हमारे पास D यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखा जा सकता है, S1O जो बराबर आ जाएगा D साइन थीटा के बराबर लिखा जाएगा, S1O इज इक्वल आ गया D साइन थीटा। अब हमने पहले से इसी को अगर यहाँ मेंशन करने की कोशिश करें और देखें कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, S1O इज इक्वल आ जाएगा D साइन थीटा के बराबर लिखा जाएगा। अब हम जानते हैं कि S1O किसके बराबर है, पार्ट डिफरेंस के बराबर है, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस किसके बराबर आ गया, D साइन थीटा के बराबर आ गया। अब ये आपके पास एक ऐसा एक्चुअल है पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, ये तो हमने मेजरमेंट किया, इसको हमने R1 का नेम दिया, इसको R2 का नेम दिया। हो सकता है कि ये चेंज कर सकते हैं, फॉर किसी भी नोट्स में बुक में देखेंगे यहाँ इसको R2 कहते हैं, इसको R1 कहा जा सकता है। इसी तरीके से S1P हमने इस पॉइंट P को नेम दिया, इसको S1 का नेम दिया, S2 का नेम दिया, वो इसको S2 का दे दें और इसको S1 का दे दें, पॉइंट P की जगह पॉइंट O मेंशन दे दें, ये तो चेंज हो सकते हैं। लेकिन किसी भी बुक में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको हमेशा वहाँ पे D साइन थीटा नजर आएगा। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, D साइन थीटा। अगर मैक्सिमम के लिए चेक करें, मैक्सिमम के लिए याद रखें, जब मैक्सिमम की बात करेगा इसका मतलब है मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं।
जब मिनिमम की बात करेगा, मिनिमम का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम इसी पार्ट डिफरेंस को अगर लिखना चाहें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या फॉर मैक्सिमम के लिए लिखें कि मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस कब होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और याद हो तो मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला बताया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, एम लैम्डा के बराबर होगा। तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस का वैसे फॉर्मूला क्या है, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल डी साइन थीटा के बराबर है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, एम लैम्डा के बराबर होता है। तो पार्ट डिफरेंस की जगह क्या आ जाएगा, एम लैम्डा इज इक्वल आ जाएगा डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए जब निकाल रहे होंगे तो एम लैम्डा बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा। इसी तरीके से अगर मिनिमम की बात करें, फॉर मिनिमम में चेक करें तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, अभी बताया कि जब मैक्सिमम की बात कर रहे होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमम की बात कर रहे होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, एम प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम यही फॉर्मूला लगाएं कि पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होता है, डी साइन थीटा के बराबर होता है। अब पार्ट डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किसके बराबर होता है, एम प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होता है। तो अब आपके पास पार्ट डिफरेंस की जगह क्या लिखा जाएगा, एम प्लस हाफ लैम्डा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, डी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमने निकाला। जब मिनिमम के लिए बात करेंगे तो m प्लस हाफ लैम्डा इज इक्वल डी साइन थीटा, और जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो m लैम्डा बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा के। तो आज हमने सिर्फ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सिर्फ और सिर्फ हमने निकाला पार्ट डिफरेंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले स्पेसिंग निकालेंगे कि ये जो आपके पास जो आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बन रही हैं इनके दरमियान कितने स्पेस है ये निकालेंगे, और उसके साथ साथ ये चेक करेंगे कि इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज किया जाता है और किस किस प्रोसेस में डेली लाइफ में कहाँ हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।